Hello everyone, welcome to NEET Biology. So today we are going to practice some questions from plant physiology. तो आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे और उनके कंसेप्ट को भी समझेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके इस सीरीज में दिए गए हैं उन सभी के हम कंसेप्ट को भी अच्छे से क्लियर करेंगे। So without wasting any time, let's start. Here is your first question, that is, which of the following statements are correct about chlorophyll? Options are: chlorophyll has magnesium as a chelating agent. Chlorophyll has pentacyclic ring in which fifth ring is attached with third pyrrole ring. Phytol or non-polar tail provide encourage to chlorophyll with thylakoid membrane and all of the above. तो इसमें से आपको बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्लोरोफिल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। So first is statement is chlorophyll has magnesium as a chelating agent. That is true क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल हैज पेंटासाइक्लिक रिंग, ये भी ट्रू है क्योंकि क्लोरोफिल में पेंटासाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। अगर इसकी जगह आपको टेट्रापाइरोल कहा गया होता तो दैट वाज रॉन्ग, बट क्लोरोफिल हैज पेंटासाइक्लिक रिंग, दैट इज राइट। Next is phytol or non-polar tail provide encourage to chlorophyll. Yes, this is also true क्योंकि एक non-polar tail इसकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है with the thylakoid membrane. So इसमें आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो आंसर इज फोर्थ, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन केस ऑफ क्लोरोफिल। अभी देखिए, आपसे क्लोरोफिल की जगह यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस ज्यादा वो कुछ चेंज नहीं करेंगे, कुछ स्टेटमेंट क्लोरोफिल की दे देंगे और कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको हीमोग्लोबिन की दे दी जाएंगी। फिर आपको बताना है कि उसमें से करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। तो आपको हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट होता है तो हीमोग्लोबिन में आयरन एलिमेंट होता है। आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल में पेंटासाइक्लिक रिंग होती है और हीमोग्लोबिन में टेट्रापाइरोल रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस बार अगर मान लो क्लोरोफिल का पूछा है तो क्या पता आपसे अगली बार हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ लिया जाए। सो ये दोनों डिफरेंस आपको पढ़ के जाने हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल डी इज प्रेजेंट इन, ऑप्शंस आर साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी, साइनोफाइसी एंड xanthophysi, Cyanophysi and Phaeophysi, Dinophysi and Rhodophysi. This is the most important question from your exam point of view. आपके नीट एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है या फिर कौन सी ऐसी क्लोरोफिल है जो सब में ही प्रेजेंट होती है। कई बार आपसे मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोडोफाइसी, xanthophysi, फियोफाइसी ये सारे दिए हैं, सामने आपको क्लोरोफिल का नाम पूछा गया, क्लोरोफिल ए बी सी डी, किसमें कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, सारा पढ़ के जाना है ये पूरा टेबल की किसमें क्या है। अभी जैसे इसका आंसर ए होगा, दैट इज साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी हैं उनमें क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होती है। अब बाकी भी देख लेते हैं। xanthophysi में क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होती है। फियोफाइसी फियोफाइसी में क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज डाइनोफाइसी। तो डाइनोफाइसी एंड फियोफाइसी दोनों में ही क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होती है। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आपको उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूरी चीजों का पता होगा कि किसमें कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये सारी चीजें अच्छे से लर्न करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन। Phycocyanin and phycoerythrin are present in Rhodophysi and Dinophysi respectively, Rhodophysi and Phaeophysi, blue-green alga and Rhodophysi, Rhodophysi and blue-green alga. So your answer is C, blue-green alga and Rhodophysi. Phycocyanin
is present in blue-green alga and phycoerythrin is present in rhodophyceae respectively. अब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन सी आपसे पहली पूछी है और कौन सी बाद में पूछी है। ये नहीं कि आपको आंसर आता होगा कि rhodophyceae और blue-green algae होती है तो वो ही जाके टिक करके आ गए। ऐसा नहीं करना है। You have to check out phycocyanin पहले पूछा है, so first is blue-green algae, second पूछा है phycoerythrin, so second is rhodophyceae. So let's come to the next question. Which isotope is best suited for metabolic labeling of glyceraldehyde 3-phosphordehydrogenase? तो इनमें से कौन सी आइसोटोप है जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेज की लेबलिंग के लिए यूज की जाती है? C12, C14, C16 और C13. So your answer is C14. ये आइसोटोप का नाम आपको एज इट इज ही याद रखना है क्योंकि कभी बार आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सामने आपको एंजाइम का नाम दे दिया जाएगा और कौन सी आइसोटोप से ये मैच करता है ये आपको पूछा जाएगा। तो C14 is the best isotope that is used for labeling of glyceraldehyde 3-phosphordehydrogenase. Answer is B. That is C14. Next question. The quantum yield is declined sharply in light more than 680 nanometer. This phenomena is known as red drop effect, which is given by options are Emory Ellis, Robert Emerson, Emerson and Lewis, and finally Robert Hill. Answer is C, that is Robert Emerson and Lewis. रॉबर्ट इमर्सन एंड लेविस ने रेड ड्रॉप फिनोमिना दिया था और उनका क्या कहना था? उन्होंने देखा कि 680 नैनोमीटर तक तो क्वांटम यील्ड जो है वो कांस्टेंट रहती है, बट जैसे ही हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं, मतलब 680 से ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो जो क्वांटम यील्ड है दैट डिक्लाइंड वेरी शार्पली। और कहाँ डिक्लाइन होती है? दैट इज इन दी रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसीलिए इस फिनोमिना को नाम दिया गया रेड ड्रॉप फिनोमिना। और इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल क्या लिया थी एल्गी, दैट इज क्लोरेला पायरिनोइडी। सो आपसे एग्जांपल भी पूछी जा सकती है कि रॉबर्ट इमर्सन ने कौन सी एल्गी पे काम किया है, दैट इज क्लोरेला पायरिनोइडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the process of formation of ATP from ADP and inorganic phosphate by utilizing light energy is called as phosphorylation, photophosphorylation, pyrophosphorylation and dark reaction. देखिए अब इसका तो सिंपल तरीका है, इन्होंने पहली चीज ही पूछी है बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी, तो इतना तो आप कॉमन सेंस है ही है कि लाइट एनर्जी पूछा है तो डार्क रिएक्शन तो होगी नहीं, तो डी ऑप्शन तो कैंसिल है। पायरोफॉस्फोराइलेशन हमने इसका तो कोई लिंक ही नहीं है इससे। नेक्स्ट इज फोस्फोराइलेशन, नहीं ये भी नहीं होगा। अगले बी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इन्होंने देखो कहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आपको इतना पता होगा फोटो मींस लाइट, तो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होती है तो इसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो योर आंसर इज बी। Cyclic photophosphorylation includes options are ATP only, ATP and NADPH, NADH and NADPH, or NADPH only. So the right answer is only ATP. अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन पता है ना, तो थोड़ी सी भी हिंट भी पता है ना अगर आपको, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको पता है कि NADPH नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है, तो आप इन तीनों ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। अब देखो NADPH तो तीनों ऑप्शंस में दिया है बी, सी और डी, तो आपको अगर पता है कि NADPH नॉन साइक्लिक में होता है और साइक्लिक में नहीं होता, तो आप ये तीनों ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर दोगे, तो बचा क्या? ओनली ATP। तो आंसर इज ए। बट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट साइक्लिक के बारे में पता हो या फिर नॉन साइक्लिक के बारे में पता हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में साइक्लिक पूछा है, अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट आपको नॉन साइक्लिक के बारे में तो पता हो।
तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ना इजीली। सो आपने याद रखना है कि साइक्लिक में ओनली एटीपी होता है एंड नॉन साइक्लिक में एटीपी एंड एनएडीपीएच बोथ आर प्रेजेंट। ओके। Photosystem 1 found in stroma lamella involve P700, P680, P650 and P480। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली आता ही होगा और ये आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए ही दिया गया है क्वेश्चन। कई बार होता है ना कि हम एग्जाम में डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं और इजी सा भूल जाते हैं वहां पे जाके। बट ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंटल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि फोटो सिस्टम 1 में क्या इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 में कौन सा होता है। सो द आंसर इज ए, दैट इज P700। तो photo system 1 involve P700 and photo system 2 involve P680। और photo system 1 स्ट्रोमा में होता है एंड photo system 2 is found in ग्रेना। ये दोनों चीजें याद रखनी है, स्टेटमेंटल फॉर्म में पूछी जाती हैं। ओके, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन का आंसर देखो आप तभी कर पाओगे जब आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पूरा सीक्वेंस आता होगा। तो ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, आगे भी आएगा और आपको घुमा फिरा के ये सीक्वेंस पूछा जाता है। तो इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज P680 से सीक्वेंस स्टार्ट होता है, P700 बाद में आता है, फोटो सिस्टम 1 जो है वो बाद में आएगा और फोटो सिस्टम 2 जो है यहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है। सो द आंसर इज बी, दैट इज P680 से फियोफाइटिन तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फियोफाइटिन से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से P700 एंड फाइनली टू NADPH। ये सीक्वेंस आपको एज इट इज ही याद रखना है और पेपर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आता है और हर बार आता है, इसलिए आप भूल ना जाओ। तो ये सीक्वेंस कहीं भी लिख लो, कहीं भी कैसे भी क्रैम कर लो, बट इस सीक्वेंस को हमेशा पढ़ के जाना और याद रखना। स्टार्टिंग पॉइंट इसका P680 है और एंडिंग पॉइंट है NADPH। और ये याद रखना कि फोटो सिस्टम 2 पहले आता है और 1 बाद में आता है, ये नहीं कि 1 पहले है तो 1 पहले कर दिया, नो। फोटो सिस्टम 2 पहले आता है और फोटो सिस्टम 1 जो है वो बाद में आता है। तो ये सीक्वेंस अपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। Dichlorophenil dimethylurea DCMU is a herbicide which competes with compound that inhibits photosystem 2। DCMU यानी कि डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल एक हर्बिसाइड है, ये फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट करती है। तो आपको ये बताना है कि DCMU किस कंपाउंड के साथ compete करके फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट करती है। Options are plastocyanine, plastoquinone, pheophytin and phylloquinone। Answer is B, that is plastoquinone। जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्विनोन ए से क्विनोन बी में जाते हैं तो DCMU वहां पे इनहिबिट कर जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिस्टम 2 इनहिबिट हो जाता है। अगर आपको सीक्वेंस याद होगा तो आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन P680 से फियोफाइटिन में जाते हैं, वहां से फिर क्विनोन ए में, फिर क्विनोन बी में एंड देन टू प्लास्टोक्विनोन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन में जाते हैं ये वहां पे जाके इनहिबिट कर जाता है और अगर फोटोसिस्टम 2 इनहिबिट हो गया तो साइकिल तो आगे चलेगी ही नहीं। तो DCMU एक हर्बिसाइड है, ये भी याद रखना है। और क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से फोटोसिस्टम 2 जो है वो इनहिबिट हो जाता है। तो इनहिबिटर का नेम और फंक्शन दोनों चीजें आपको याद रखनी है और अच्छे से पढ़ के जानी है। सो दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हुई होगी इस वीडियो से, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं आपको ये सारी की सारी स्लाइड्स अच्छे से पढ़ के जानी है।
टाइम बहुत कम बचा है आपके एग्जाम के लिए, सो डेली के डेली आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। जितनी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जितने जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उतने ही टॉपिक को क्लियर करते जाओगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।